हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड यून के साथ, जो कि असल में एक शॉर्ट ड्रामा के अंदर रिबॉर्न हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि वो 1978 में कैसे टाइम ट्रेवल करके आ गई है। वो सोचती है कि वो तो मेल मॉडल के साथ थी और उसके एब्स टच करने में लगी थी और अब यहाँ उसके हाथ में मुर्गी होती है। वो इतना जोर का डरती है कि वो असल में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए शॉर्ट ड्रामा के अंदर आ गई है और आईने में वो अपने आप को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो इस ड्रामा की एविल मदर इन लॉ यानी कि एक ओल्ड लेडी बन चुकी है। वो हमें अपने बारे में बताने लगती है कि वो 21st सेंचुरी की एक बिजनेस वुमेन है जिसका करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था और उसने अभी एक शॉर्ट ड्रामा के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी थी जिसका नाम था एविल मदर इन लॉ। वो काफ़ी सक्सेस चल रहा था पर अब उसी बीच में वो इस शॉर्ट ड्रामा की वही एविल मदर इन लॉ की कैरेक्टर बन चुकी है जिसकी यंग एज में शादी हो गई थी। और जब उसके बेटे और डॉटर इन लॉ की शादी हुई तो वो तो फर्स्ट नाइट को ही उन दोनों के बीच में आकर सो गई थी और वो अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत सताया करती थी और फिर आखिर में वो अकेले बहुत ही बुरी तरीके से मर गई। तो इस तरीके से उस एविल मदर इन लॉ के साथ लास्ट में इतना ख़राब हुआ। अब यून सोचती है कि मैं उसकी जगह तो आ गई हूँ लेकिन मैं इसकी तरह ऐसे बुरी मौत नहीं मरने वाली हूँ, मुझे अपने आप को बचाना होगा। फिर हम देखते हैं यून के बेटे चेन को जो कि अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल से घर आया होता है और उसकी वाइफ तो यून से ही डर रही होती है और कहने लगती है कि मुझे तो मॉम से बहुत डर लग रहा है, इससे अच्छा मैं वापस हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तो चेन कहता है कि फिक्र मत करो, मेरी मॉम वैसे तो पागल है लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर तभी यहाँ पर चैन और उसकी वाइफ शाओ दोनों ही देखते हैं कि उसकी मॉम ने सारे कपड़े धुल चुकी है। काफ़ी शॉक होते हैं। तभी जैसी यून इन लोग के सामने आती है तो दोनों ही फिर डरने लग जाते हैं। वो लोग से कहती है कि बैठो यहाँ पर, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अब यहाँ पर यून ने तो सोची होती है कि वो इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाएगी और उसकी जो ख़राब वाली इमेज बनी हुई है उसे वो सुधारेगी। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को अंडा दे रही होती है और कहती है कि उसे अपनी प्रेगनेंसी के लिए इसे रोज़ खाना है ताकि हेल्दी बेबी हो। ये सुनकर दोनों ही शौक हो रहे होते हैं और फिर तभी यून अपनी डॉटर इन लॉ शाओ से कहने लग जाती है कि तुम्हारे कपड़े में मुझे ये बुक मिली। तो वो तुरंत ही नीचे बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं दोबारा पढ़ाई नहीं करूँगी और मैं काम भी टाइम पे करूँगी। फिर यून को उठाने जाती है तो उसका बेटा चैन कहने लग जाता है कि मॉम प्लीज़ शाओ को इस बार माफ़ कर दो और छोड़ दो। तो वो उसका हाथ हटाती है और यहाँ पर कुछ और बुक्स निकालती है और कहने लगती है कि तुम्हारा दूसरा काम होगा कि तुम अब अच्छे से पढ़ाई करके कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करोगी। तो चैन और शाओ दोनों ही शौक हो जाते हैं और यून फिर इन दोनों को साथ में भेज देती है और सोचती है कि वो पढ़ाई करेगी तभी तो उनकी डेस्टिनी बदलेगी। फिर वो यहाँ अपना काम ढूंढने निकली होती है और विलेज के एक ऑफिसर से इस बारे में डिस्कस करना चाह रही होती है पर वो कहता है कि मुझे परेशान मत करो। वो सभी विलेज वालों को बुलाता है अनाउंसमेंट करने के लिए और बता रहा होता है कि सिटी से कमिटी ऑफिस के लिए न्यू डायरेक्टर आने वाला है जो कि नेक्स्ट यहाँ पर इन लोग का ऑफिसर बन जाएगा और यहीं पर ही रहेगा। वो इतनी यंग एज में इस पोजीशन पर पहुँचा है और थोड़ी देर में वो यहाँ पर आते ही होगा। तो वो यहाँ पर सारे विलेज वालों को साइड में लाइन से खड़े होने के लिए बोल रहा होता है उस बंदे का वेलकम करने के लिए। यून फिर आगे खड़ी होती है तो ऑफिसर उसे मना करने लगता है कि तुम जाकर पीछे खड़ी रहो, तुम्हारी जो एविल मदर इन लॉ वाली इमेज है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो तुम्हारी वजह से हमारा नाम और ख़राब होगा, तो अच्छा रहेगा तुम पीछे जाओ। तो यून फिर यहाँ से जारी होती है और तभी हम देखते हैं कि उस नए ऑफिसर की कार भी यहाँ पर आ जाती है और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये जो हाई रैंकिंग ऑफिसर है आखिर वो कैसा दिखता होगा, अभी तक कार से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। तो फिर हमारा मेल लीड जियांग कार से बाहर निकलता है और तभी इतने में किसी की चीखने की आवाज़ आती है तो सारे लोग कहते हैं कि फिर लगता है यून ने कुछ करी है। तो जियांग भी फिर ये ठीक से सुन रहा होता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि रास्ते में यहाँ पर एक बंदा अपनी वाइफ को मार रहा होता है और उससे पैसे मांग रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर यून पहुँचती है और उस लड़की को बचाने के लिए वो इससे मारती है। तभी फिर एक लेडी बाहर आकर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे भाई को कैसे मारी, मेरे भाई की जो वाइफ है इसने घर से पैसे चुराई थी तो इस वजह से मेरा भाई उसे सबक सिखा रहा था। वो सभी लोगों से पूछती है कि आप लोग ही बोलो, अगर कोई पैसे चुराएगा तो उसे मार तो पड़ेगी ना। तो सभी लोग हाँ बोल रहे होते हैं। तो इस पर फिर यून कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लॉ के हिसाब से अगर कोई चोरी करता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके करवानी चाहिए, ना कि उसे इस तरीके से मारना चाहिए। और अगर वो इतनी ख़राब लग रही है तो जाओ उसके खिलाफ डिवोर्स फाइल करो। लेकिन तुम्हारे भाई ने जो किया है अपनी वाइफ को इस तरीके से मार के, ये इंटेंशनल इंजरी में आएगा और तुम्हारे भाई को जेल हो जाएगी। तो क्या तुम्हें अपने भाई को जेल भेजने का शौक है या फिर तुम जानबूझ के ये सब झगड़े करवा रही हो।
तो सभी लोग इस पर एग्री कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग भी आकर ये सब देख रहा होता है और वो यून की बातों से काफ़ी इंप्रेस होता है। तभी ये लेडी यहाँ पर अपनी सिस्टर इन लॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि उसने चोरी की तो उससे पनिशमेंट तो मिलेगी ना, अगर तुम भी यहाँ पर ये सब बोलोगी तो तुम्हें भी मार पड़ेगी। तो यून फिर उसे समझाती है कि सच को इग्नोर करना वो इलीगल होता है, तो अगर ठीक है तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखाओ। तभी यहाँ पर जियांग यून के बारे में ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि ये कौन है, तो बताने लगता है कि ये हमारे विलेज की सबसे एबल वुमेन है जो कि अपनी डॉटर इन लॉ को भी परेशान करती रहती है। यून फिर उस लेडी को डरा देती है कि अगर तुमने मुझ पर हाथ भी उठाई ना तो मैं तो हॉस्पिटल में होंगी लेकिन तुम जेल में होंगी, और उसके बाद मैं तुम लोग की न्यूज़ को पेपर में डाल दूंगी और तुम लोग का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी हाथ से जाएगा। तो वो लेडी डर के मारे फिर बैठ जाती है और ये सब देखकर जियांग कहता है कि मैंने आज तक इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल लड़की नहीं देखा जिसके पास लॉ की भी इतनी नॉलेज है और ऊपर से वो इतनी लॉजिक वाली बात करती है और इसके अंदर इतनी हिम्मत भी है। तब यहाँ पर एक ओल्ड मैन यून को चिल्लाने लगते हैं कि तुम एक विडो और तुम यहाँ पर आकर सभी के सामने हंगामे कर रही हो और फाइटिंग कर रही हो, तो तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई मैन तुमसे शादी भी करना चाहेगा। तो यून फिर उसे कहती है कि तुम खुद एक ओल्ड मैन हो जिसकी पूरी हड्डी नजर आ रही है और तुम्हें इस सब में बड़ा घुसने का शौक है। मुझे फ्यूचर में कोई मैन मिलेगा कि नहीं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो जाओ घर में जाकर कैंडी खाओ। तो फिर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मरे हुए 10 साल हो गए थे, तो तुम्हें इतनी बेचारी देखकर मैं तुमसे शादी करने का सोच रहा था। ये सुनते के साथ ही यूनुस ओल्ड मैन को चिल्लाती है कि तुम इस लायक भी हो, निकलो यहाँ से। फिर ये सुनकर जियांग भी सोच रहा होता है कि यानी ये भी मेरी तरह सिंगल है। फिर यूनुस लड़की को उठाने लगती है जिसका हस्बैंड उसे मार रहा था और वो कहती है कि चलो फिर तुम लोग को डिवोर्स फाइल करना था ना, मैं लेके चलती हूँ। तो वो मना करता है कि मैं कोई डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ और वो फिर अपनी वाइफ को तुरंत ही घर लेके जाने लगता है और उसकी सिस्टर भी यहाँ से घर चली जाती है। तो ये सारे लोग कहते हैं कि चलो हम लोग भी चलते हैं। फिर यून जैसे पीछे मुड़ती है तो वो जियांग को देखती है और जियांग को लग रहा होता है कि वो उसके पास आ रही है, पर यहाँ तो वो अपने छोटे बेटे को देख रही होती है जो कि किसी लड़की के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। वो जाकर उसका कान पकड़ के चिल्लाने लगती है। तो वो कहता है कि मॉम हम लोग तो बस स्कूल के बाद साथ में घर आ रहे थे। तो यूनो से चिल्ला रही होती है कि पढ़ाई के अलावा तुम ये सब करते हो और पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं आती है। वो उसे ज़बरदस्ती लेके जा रही होती है और वो विलेज का ऑफिसर यहाँ पर जियांग से बात कर रहा होता है कि आज ये सब फाइट हुई है ये फैमिली मैटर था, तो हम इस बारे में रिपोर्ट नहीं करते तो अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। तो जियांग फिर समझा रहा होता है कि वो लड़की यून जो कर रही थी वो कितना अच्छा काम कर रही थी किसी को प्रोटेक्ट करने का, और हाँ इस तरीके की फ़ाइट को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझा जाना चाहिए। फिर वे भी जब यहाँ घर पहुँचती है तो उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि तुम उस यून के बेटे के साथ घूम रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, वो यहाँ मेरी बेइज्जती कर रही थी और तुम उसके बेटे के साथ घूमोगी। तो बेबी कहती है कि जो ख़राब नहीं है, आखिर आप इतना क्यों गुस्सा हो रही है। यहाँ पर इसकी सिस्टर तो फिर बहुत सारी चीज़ें तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो बेबी समझाती है कि आप जो चीज़ तोड़ोगी उसमें हमारी फैमिली का नुकसान होगा। तो इसकी सिस्टर को फिर यून के ऊपर ही गुस्सा आ रहा होता है कि आज उसकी वजह से इन लोग की बेइज्जती हुई। फिर इसके बाद वेवे और जो अकेले में मिलने जाते हैं और वेवे उसे बताने लगती है कि मेरी सिस्टर अब मना कर रही है कि मैं तुमसे ना मिलूँ। तो वो कहता है कि तुम उनकी बात मत सुनो। वो उसे एक नॉवेल दिखा रहा होता है और कहता है कि हम लोग इस नॉवेल के मेल लीड और फीमेल लीड की तरह यहाँ से अंडरग्राउंड हो सकते हैं। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए भाग जाती है। तो वो आवाज़ दे रहा होता है कि तुम ऐसे जाओ मत। तभी इतने में यहाँ पर यून आ जाती है और फिर यून यहाँ पर उस नॉवेल को देखकर गुस्सा हो जाती है और जो को चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसे डिस्गस्टिंग चीज़ें देखते हो और किसी की छोटी लड़की को यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें लगता है फिर से मेरी चप्पल की मार खानी है। फिर वो उसका कान पकड़ के घर में लेके जाती है और उसे खूब मारती है और वो चिल्ला रहा होता है कि मॉम मुझे ऐसे मत मारो। तभी फिर यून उसे मारने के बाद बाहर आती है और सोचती है कि उसका जो छोटा बेटा है वो इतना ज़्यादा लेज़ी और कोई काम का नहीं है और इतना बदतमीज़ भी है। वो स्टोरी सोचने लग जाती है तो उसे याद आता है कि कैसे ये अपने बेटे जो को कुछ ज़्यादा ही प्रेफर करती थी और उसकी सारी ख़राब हरकतें झेल करी तो उसने उसे इस तरीके से बिगाड़ दी होती है। वो सोचती है कि लेकिन अब मैं इसे इस तरीके से मारती रहूँगी तो उसे पूरा फील होगा कि मैं पहले ऐसी नहीं थी। तो वो सोचती है कि फिर ये चीज़ कंटिन्यू करना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने इसे सीधा नहीं करी तो स्टोरी के हिसाब से ये एक दिन अपने आप को बर्बाद कर लेगा और इसे जेल हो जाएगी। वो सोचती कि नहीं 1978 ऐसा ज़माना था जब जेल होती थी तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता था। तभी इतने में जो बाहर आता है और कहता है कि मॉम क्या आप मुझे और मारने वाली हो, नहीं मारने वाली हो तो मुझे यहाँ से जाना है। तो यून फिर उसे समझाती है कि चुपचाप से तुम यहाँ मेरे पास आके बैठो। फिर इसके बाद यून अपने बेटे जो को यहाँ बैठा कर उसे साइंस पढ़ाने लग जाती है और उसे वो मेल और फीमेल के रिलेशनशिप के बारे में समझा रही होती है,
जिसके बाद वो कहता है कि मॉम मुझे सब समझ आ गया है कि मुझे खुद की बॉडी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों की भी। तो मॉम अब क्यों ना आप मुझे रिवॉर्ड में कुछ पैसे दो। तो यून कहती है कि ये चप्पल तुम्हें दिख रहा है, यही तुम्हारे लिए पैसा है, चाहिए तुम्हें। तो वो डर के मारे भाग जाता है कि नहीं रहने दो मॉम। फिर जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो वो यही सोच रहा होता है कि मॉम वैसे बिल्कुल सही कह रही है। फिर वो उस नॉवेल को फाड़ने जा रहा होता है, तभी इतने में यहाँ पर वे भी आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बातों के बारे में अच्छे से सोची, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तो ये सुनकर जो बस शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून इस बारे में सोच रही होती है कि एक फैमिली को मैनेज करना बिल्कुल एक कंपनी को मैनेज करने जैसा ही होता है, जहाँ पर गाइडेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो सोचती है कि अब मैंने बच्चों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी हूँ, तो अब मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, मैं अब पैसे कमाऊंगी। पर तभी इतने में यून को यहाँ पर उसी लेडी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए उसके बेटे को पकड़वा के लेकर आती है और कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे जो ने मेरी सिस्टर को छेड़ा है। ये सुनकर यून शॉक हो जाती है कि उसने इतना सब कुछ चेंज करने की कोशिश की, लेकिन क्या कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो अपने बेटे से पूछती है कि तुम मुझे एक ही बारे में सच बताना कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया है। तो वो कहता है कि नहीं मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब विवे ने जो का वो नॉवेल लेकर उसे प्रपोज करी थी, तभी उसने मना किया था कि रहने दो, ये सब चीज़ें तुम मत देखो। पर तभी उसी वक्त विवे की यही सिस्टर पहुंच गई थी और उसने उसे चिल्लाना शुरू कर दी थी। तो जो ने फिर उसकी साइड लेने की कोशिश किया था कि सब में उसकी गलती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग इन लोग को देखने लगे थे। तो इस लेडी ने फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सिस्टर को जो के पास पुश कर दी और वो दोनों के ऐसे हक करते हुए देखकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दी। अब यहाँ पर जो यून को पता नहीं लगता है कि मॉम इन्होंने मुझे पुश करी है, मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। तो यून तो फिर कह देती है कि मुझे तुम पर यकीन है, और वो इन लोगों को चिल्लाती है कि अगर मेरे बेटे ने हाँ बोल दिया तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये लेडी चिल्लाती है कि ये सब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरे विलेज वाले लोग ने देख चुके हैं कि तुम्हारा बेटा जो कैसे मेरी बेटी को हक करा हुआ था। तो सभी लोग उसका साथ दे रहे होते हैं। तो यून फिर इस लेडी से पूछती है कि दोनों ने कपड़े तो पहने हुए थे ना, तो इसमें आखिर परवट वाली हरकत कहाँ हो गई, यानी फिर हम मार्केट में भी ऐसे घूमते हैं तो क्या हम परवट हो गए। तो वे ऊपर रस्सी डालने लगती है और कहती है कि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है, मैं अब सभी को और नहीं झेल पाऊंगी। तभी उसकी जो बड़ी बहन है वो तो यून से पैसे मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नील डाउन भी करना होगा और हमें पैसे भी देना होगा। यून कहती है कि अगर मैं ना मानूँ तो वो लेडी फिर यहाँ पर अपनी एक चेली को सेक्रेटरी के पास इस बारे में कंप्लेन करने जाने बोलती है। तो फिर वो यहाँ पर आकर सेक्रेटरी को इस बारे में बता रही होती है कि वो फैमिली और यून की लड़ाई हो गई है। तो यून का नाम सुनकर यहाँ पर जियांग भी अच्छे सुन रहा होता है और फिर सेक्रेटरी कहता है कि वो यून फिनिश हो गई। फिर यून यहाँ पर वे और उसकी सिस्टर को कहने लग जाती है कि क्या हुआ, अब तुम लोग को मरना नहीं है, अभी तो तुम लोग मरने का नाटक कर रहे थे। फिर तभी इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी पहुँच जाता है। तो यून उसे देखकर सोचती है कि चलो अब मैं इन लोगों को अपनी अच्छी एक्टिंग दिखाती हूँ। यून फिर रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि सेक्रेटरी देख लो, ये लोग कैसे मेरे बेटे को फंसा रहे हैं और उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, मैं अपने आप को इनोसेंस प्रूव करने के लिए अपनी जान दे दूंगी। और फिर वो रस्सी में अपना मुंह डालने लगती है। तो ये लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर वो लटक जाती है। तो ये लोग उसे पकड़ के बचा ही नहीं पा रहे होते। यून तो ये भी अपसेट हो जाती है कि अभी तो मैंने बिजनेस भी स्टार्ट नहीं की थी। फिर तभी इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और वो टाइम पर यून को उस रस्सी में से निकाल कर बचा लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फिर वो तो यहाँ उसे CPR भी देने जा रहा होता है, पर फिर रुक जाता है और उस लेडी से कहता है कि तुम यहाँ आओ और इसके मुंह में फूंक मारो। तो वो जैसे यहाँ फूंक मारने जा रही होती है तभी उनको उससे पहले ही होश आ जाता है और उसका सर टकराता है। तो वो वापस बेहोश होने लगती है और सोचती है कि आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून यहाँ जियांग के साथ कार में होती है और वो तो सोते हुए जियांग को टच करते हुए खुश हो रही होती है और उसे लग रहा होता है कि वो मेल मॉडल को टच कर रही है। तो वो उसकी तारीफ कर रही होती है कि उसको ये सारे मसल्स टच करना बहुत पसंद है। यहाँ पर जियांग तो उसके ऐसे बिहेवियर से शॉक हो रहा होता है और जैसे यहाँ पर यून फिर उसे देखती है तो जल्दी से अपने हाथ उठाती है और सोचती है कि गुड न्यूज़ ये कि मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन बैड न्यूज़ ये कि अच्छा रहता कि मैं मर जाती। वो सोचती है कि अब ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे बचूं। पहला ऑप्शन वो देखती है कि वो उसके ऊपर पैसे फेंक कर उसे ऑर्डर दे कि मैन अब तुम जो भी हुआ है उसके बारे में भूल जाओ। सोचती है कि नहीं। फिर वो दूसरा ऑप्शन सोचती है कि वो उसे धमकी देकर उसे समझा सकती है कि वो इस बारे में किसी को बताए भी ना। और तीसरा फिर वो सोचती है कि वो एक इमॉर्टल स्नेक बनने का नाटक करे कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। इन सारे ऑप्शन को सोचकर वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या बहाना बनाए। फिर जियांग यहाँ पर यून का नाम लेता है
तो वो कहती है कि तुम मुझे जानते हो। तभी इतने में ड्राइवर यहाँ ब्रेक मार देता है और यून फिर से यहाँ पर जियांग के ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों शॉक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर उसके बाद जियांग यून को हॉस्पिटल ले आता है और डॉक्टर यून का चेकअप कर रहा होता है और वो कहता है कि वो पूरी ठीक है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग यून के पास बैठता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में स्क्रैचेस हैं। तो कहती है कि कोई बात नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं, और डॉक्टर से कह रहा होता है कि क्यों ना इसे बैंडेज कर दो, नहीं तो इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर उसकी बात सुनकर यून को बैंडेज कर रहा होता है और यून फिर जियांग को देखकर सोच रही होती है कि अभी मैंने सुनी थी कि इसे डायरेक्टर बोला जा रहा था, यानी यही वो ऑफिसर है जो कि सिटी से आया हुआ है। वो सोचती है कि फिर तो हमारे बीच में इतने इंटरेक्शंस होंगे ही नहीं, तो मुझे इसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर डॉक्टर उसका बैंडेज करके चला जाता है और जियांग यून से इस बारे में पूछ रहा होता है कि वो कार में उससे क्या कह रही थी। तो यून तो उस बारे में सोचती ही जल्दी से बहाने करने लगती है और कहती है कि मेरा सर टकरा गया था इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं, और फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती है। तो जियांग फिर उसके नज़दीक आकर उसे चेक कर रहा होता है और ये सोचती है कि कर क्या रहा है। तभी वो उसकी सांसें चेक करता है तो डर जाता है और यहाँ से भाग कर जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। फिर यून काफ़ी एम्बेरस फील कर रही होती है कि आखिर मैं अब क्या प्रिटेंड करूँगी, इससे अच्छा है कि मैं मरी जाऊँ, और फिर वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। तभी इतने में उसका बेटा जो यहाँ पहुँचता है और उसे मरा हुआ समझकर वो रोने लग जाता है। तभी यून यहाँ पर उसे चिल्लाती है कि तुम चुप बैठो, और फिर वो उसे यहीं पर ही मारने लग जाती है। तभी जियांग जैसे यहाँ पर आता है तो यून उसे देखकर शॉक हो जाती है और चप्पल भी फेंक देती है। फिर वो जब कार में बैठा होता है तो यून बाहर उसे कहने आती है कि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था, मुझे अचानक से होश आ गया। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उन कहते कि रुको, तुमने जो मेरी ट्रीटमेंट का पैसा भरे हो मैंने ये रिटर्न नहीं करी। तो कहता है कि नहीं रहने दो, और वो अपना कार से चला जाता है। तो यून इस बारे में सोच रही होती है कि कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया होगा ना, और कहीं ये मुझे उसे छेड़ने का केस तो नहीं डाल देगा ना। फिर तभी इतने में यून का बेटा जो भी यहाँ पर आता है तो यून उसे कहती है कि तुम उस ऑफिसर का एड्रेस पता करना और कल ही उससे मिलने जाना और मेडिकल फीस के पैसे दे देना, और उसे इस बारे में समझा देना कि तुम मेरे बेटे हो, ताकि उसे समझ आ जाए कि वो मेरे बारे में कुछ भी इम्प्रॉपर थॉट्स नहीं रख सकता है। तो जो कहता है कि मॉम, क्यों ना मैं उसे ये जाकर बता दूँ कि आपका सिर्फ मैं ही थोड़ी ना, बल्कि आपका एक और बेटा है, और जल्दी से आपका ग्रैंडसन भी आने वाला है, और अब आप यंग नहीं रही, आप 37 ईयर्स ओल्ड की विडो। तो ये सुनकर यून को गुस्सा आती है और वो जो को मारने के पीछे भागती है। पर फिर यहाँ जो को फिक्र होती है कि यून के हाथ में चोट लगी थी, तो कहीं उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। तो वो अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि तुम कार वापस से पीछे लो। फिर वो देखता है कि यून तो यहाँ पर अपने बेटे जो को मारने के पीछे लगी होती है, और वो कह रहा होता है कि मॉम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो यून को ऐसे हरकतें करते हुए देखकर वो स्माइल करता है और अपने असिस्टेंट को वापस चलने बोलता है। फिर यून घर पहुंचने के बाद जो से कहने लगती है कि मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। तो जो कहता है कि मॉम, आप मुझे 3 माइल्स मार मार के भगाते हुए लेकर आई हो, तो आखिर आप थकोगी नहीं। वो पूछता है कि वैसे उस लेडी वू जियांग ने जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाई तो आपने बिना हेसिटेशन के मेरे ऊपर बिलीव कैसे करी। तो इसका रीज़न वो देती है कि मैं तुम पर बस एक बार दाव लगाना चाहती थी, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम सच में चेंज हुए कि नहीं, और देखा, तुम सच में चेंज हो गए। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कभी भी नई शुरुआत कर सकता है। फिर पार्टी सेक्रेटरी यहाँ पर यून को ढूंढते हुए आता है और उसे बताने लगता है कि वो जियांग ने तुम्हारे ऊपर से केस खुद ही हटा लिए, और उसने तुमसे माफ़ी मांगते हुए ये पैसे भी दे दिए कंपेंसेशन के तौर पे। तो यून कहती है कि उसने खुद से दे दी। तो सेक्रेटरी बताता है कि उसे डर था कि तुम उसके दरवाजे पे आकर खुद को मार लोगी, तो फिर वही फंस जाने वाली है। फिर तभी इतने में यहाँ पर वे जो से मिलने आई होती है। तो जो उसे देखते के साथ ही यून से कहता है कि मॉम, हम लोग अंदर चलते हैं। तो फिर यहाँ पर यून उसे भी देख लेती है और सेक्रेटरी को समझाने लगती है कि ये इतनी बुरी बच्ची नहीं है, तो आप इस पर नज़र रखना, नहीं तो वो जियांग इसे भी बर्बाद कर देगी। तो फिर सेक्रेटरी कहता है कि तुम तो पहले कितनी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन अब तुम कितनी बदल गई हो और अच्छी हो गई हो। तो यून कहती है कि मेरे अंदर और भी एडवांस बदलाव आए हैं, तो मैं अपना बिजनेस प्लान लेकर आती हूँ और आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सेक्रेटरी सुनते के साथ ही जल्दी से यहाँ से भाग लेता है। फिर यून का बेटा चैन और उसकी डॉटर इन लॉ आए होते हैं। तो उन्हें ऐसे अपसेट देखकर वो पूछती है कि क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर शाओ सॉरी कह रही होती है। तो यून इन लोग से कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करो क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मॉम, एडमिशन तो हो चुका है, लेकिन ये एग्ज़ाम जुलाई में और शाओ की डेट भी इतनी नज़दीक है, तो शाओ को डर लग रहा है कि वो कर भी पाएगी कि नहीं और एग्ज़ाम में पास हो पाएगी कि नहीं। जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है तो शाओ डर जाती है और कहती है कि मॉम मुझे मारना मत। यून तो बस उसे एक्ट दे रही होती है और समझाने लगती है कि एग्ज़ाम आने से पहले कोई भी ऐसी डिस्करेजिंग बातें नहीं करेगा
और वो इन लोग से पूछने लग जाती है कि क्या तुम एग्ज़ाम में फ़ेल होने से डर रही हो। देखो, फ़ेल होना एग्ज़ाम पास होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम एग्ज़ाम देने ही नहीं गई तो ये सबसे बड़ा फ़ेल होगा। तो शाओ कहती है कि लेकिन अगर मैं सच में फ़ेल हो गई तो यून उसे समझाती है कि फ़ेल होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, तुम फिर से स्टार्ट ओवर कर सकती हो, तो कभी भी हार मत मानो। फिर हम देखते हैं कि यून वापस से सेक्रेटरी के पास गई होती है शू बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए कि वो कैसे यहाँ पर जो सारी लेडीज़ है उनको टीम में लेकर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करवा सकती है। पर सेक्रेटरी उसकी बात को समझ नहीं रहा होता है, तो यून काफ़ी गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी ओर हम यहाँ जियांग को देखते हैं, उसकी एक टीम मेंबर की लड़की यहाँ पर आकर कह रही होती है कि उन लोगों को और एक और लड़की की ज़रूरत है, नहीं तो फिर काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो जियांग कहता है कि एक पर्सन है मेरे माइंड में जो ये काम अच्छे से हैंडल कर लेगी। हाँ, वो थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन उसका माइंड बहुत ही क्लियर है और ऐसे मैटर्स हैंडल करने में वो बहुत अच्छी है। और ये देखो, ये जो स्वीट कैंडी मैं खा रहा हूँ ना, ये उसने ही बना कर भेजी है। तो फिर ये कहती है कि लगता है आप उस लड़की में बड़े इंटरेस्टेड हो रहे हैं। फिर तो जब यहाँ की सारी लड़कियों को पता चलेगा तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। तो जियांग तो बस ये सुनकर स्माइल कर रहा होता है और यून के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी इतने में ये लड़की यहाँ पर उसके पास लेटर देख लेती है, क्योंकि यून का वही बिजनेस प्लान होता है जिसके बारे में उसने पूरा डिटेल में लिखी होती है कि वो सारी लेडीज़ को इस बिज़नेस में कैसे अच्छे से शामिल कर सकती है। ये प्लान देखकर जियांग की इस टीम मेंबर को बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ यून घर पे योगा कर रही होती है, तभी जो से बताने लगता है कि मॉम मैंने उस स्वीट पोटैटो कैंडी को उस हाई ऑफिशियल ऑफिसर को देकर आ गया था, और वैसे उसका नाम क्या है मैं भूल गया। यून कहती है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो खुश हो रही होती है कि अब वो दोबारा उससे नहीं मिलने वाली है। तभी हम देखते हैं चैन और शाओ झाँक कर यून को देख रहे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सच में हमारी मॉम है इतनी बदल गई। तभी यून इस बारे में जो से पूछ रही होती है कि यहाँ पर एक पेपर रखा था, वो कहाँ पर है। तो जो कहता है कि मॉम वो कितना फालतू पेपर था, तो मैंने उसी पेपर के अंदर सारी स्वीट कैंडी डालकर उस बंदे को दे आया। यून ये सुनते के साथ ही फिर जो को मारने लगती है और उसे बताती है कि वो मेरा बिजनेस प्लान था। फिर नेक्स्ट डे यून सारी लेडीज़ के सामने अनाउंसमेंट कर रही होती है कि वो सभी अगर शू सोल्स बनाकर मार्केट में बेचेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो कुछ लेडीज़ इंटरेस्टेड हो रही होती है और कहने लगती है कि क्या सच में इसमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर वेवे की वही बड़ी बहन वो जियांग आ जाती है और कहने लगती है कि ऑफ कोर्स ये तुम लोगों को झूठ बोल रही है, तुम ही लोग सोचो कि ये कैसे टाइप की पर्सन है और ये कहाँ से किसी का फ़ायदा करवा सकती है। ये तो एक ऐसी लेडी है जो कि अपनी डॉटर इन लॉ को भी बुली करती रहती है और ठीक से उसे प्रॉपर खाना भी नहीं देती। तो फिर एक ओल्ड लेडी कहने लगती है कि हाँ, मैंने 2 दिन पहले इसकी डॉटर इन लॉ शॉ को हॉस्पिटल में देखी थी। तो यून बता दिए कि अरे वो चेकअप के लिए गई थी। तो फिर ये लोग पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ 6 महीने प्रेग्नेंट है और तुम ऐसी हालत में भी उससे फील्ड्स में काम करवाती हो। तो यून फिर इस बारे में सोच रही होती है कि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो ऐसे ही था कि यून अपनी डॉटर इन लॉ को टॉर्चर करके उसे मिसकैरेज करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन अब क्योंकि वो उसने पूरी स्टोरी चेंज कर दी है तो अब उसकी स्टोरी के हिसाब से उसका जो आने वाला ग्रैंडसन है वो सेफली आएगा। अब तभी यहाँ पर एक और जो दूसरी ओल्ड लेडी है वो अपनी तारीफ़ें बता रही होती है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को कितने अच्छे से ट्रीट करती है। उसकी ग्रैंड डॉटर के पैदा होने के बाद वो अपनी डॉटर इन लॉ को अच्छे से घर पे रेस्ट करने बोलती है और उसे कोई भी काम नहीं करवाती। और ये लोग यहाँ पर यून की मिल के बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो तो कितनी काले दिल वाली है जो कि अपनी डॉटर इन लॉ को परेशान करती रहती है और उन्हें स्लेव की तरह समझती है, कितनी ख़राब मदर इन लॉ है वो। तो यून बस इन लोग की बातें बर्दाश्त कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि वापस से उसे पार्टी सेक्रेटरी से ही जाके बात करना होगा। तभी इतने में यहाँ पर उसका बेटा चैन और उसकी डॉटर इन लॉ शाह दोनों आए होते हैं और उन्हें देखकर यहाँ पर एक ओल्ड आंटी उनसे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी मदर इन लॉ ने फिर से तुम्हें फील्ड्स में काम करवाई है, देखो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी साइड लूँगी। तो शाओ बताती है कि मॉम ने तो मुझे आज हॉस्पिटल भेजा था चेकअप के लिए और डॉक्टर ने कहा है कि मैं और मेरा बेबी बिल्कुल सेफ़ है। तो ये सुनकर यहाँ पर इनकी वो जो राइवल वो जियांग है उसे तो गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। शाओ फिर यहाँ पर अपने कॉलेज का एडमिशन लेटर भी दिखा रही होती है। तो ये सभी शॉक होते हैं कि यून अपनी डॉटर इन लॉ को कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने दे रही है। फिर वो लेडी जो कि अपनी तारीफ़ें बता रही थी वो यून को कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या डर नहीं है कि कॉलेज जाने के बाद तुम्हारी डॉटर इन लॉ भाग जाएगी, तो तुम्हें क्या अपने बेटे से भी हाथ धो बैठना है। तो यून कहती है कि अगर वो कॉलेज तक पहुंच गई तो ये उसकी काबिलियत होगी और उसकी चॉइस है, वो जो चाहे वो कर सकती है। और वैसे भी मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ मेरे बेटे की वाइफ ही नहीं है कि मेरी बेटी की तरह है, वो कोई बच्चे पैदा करने वाली टूल थोड़ी ना है। तो फिर वो जियांग यून के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि क्या पता
तुम हम सभी को काम के नाम पर फूल बनाकर अपनी डॉटर इन लॉ के एक्सपेंसेस इकट्ठा करना चाह रही होंगी। यून फिर अपने बेटे से कहती है कि तुम शाओ को अंदर लेकर जाओ। तो शाओ कहती है कि लेकिन मॉम आप। तो कहती है कि मैं इन लोग को हैंडल करती हूँ। तो वो लोग डर के मारे अंदर चले जाते हैं और यून फिर इस वू जिन को मारना शुरू करती है और वो उसे मार मार के खूब सबक सिखा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर ऑफिस से वही जियांग की कलीग आई होती है। तो उससे देखकर ये लोग फाइट करना रुक जाते और फिर वो पूछ रही होती है कि यहाँ पर मिस यून कौन है। तो यून कहती है कि मैं ही हूँ, क्या हुआ। तो फिर वो बताने लगती है कि मैंने तुम्हारा बिजनेस प्लान पढ़ी, तुमने जो डेवलपमेंट और इनकम इंक्रीज का प्लान बनाई हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारी टीम में तुम जैसी पर्सन की ज़रूरत है। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन करना चाहोगी। तो यून फिर मान जाती है और वो उसे फिर साथ में यहाँ ऑफिस लेकर आती है और जियांग से मिलवाती है। तो यून जियांग को देखती रहती है और फिर से वो पुरानी चीज़ें याद कर रही होती है कि वो लोग कैसे मिले थे। यहाँ पर जियांग से देखता है तो कहने लगता है कि हम लोग फिर मिल गए। फिर जियांग उसे बैठने बोलता है और उसे बताने लगता है कि उन लोगों ने उसका बिजनेस प्लान देखी जो कि उन्हें बहुत पसंद आया और वो लोग इसे शुरू करना चाह रहे हैं। और उन लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्या इसकी मेन डायरेक्टर बनोगी। तो सेक्रेटरी उसके बदले में जल्दी से डील करने लगता है कि हाँ वो ज़रूर करेगी। तभी यून कहती है कि रुको, ये मेरी और इनकी प्रोजेक्ट की बात है, तो पहले मुझे ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है वो पता लगना चाहिए। वो सब डिटेल में पूछने लग जाती है कि उसे कितने सैलरी मिलेगी और कौन सा फंड मिलेगा और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी। तो जियांग फिर उसे बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा कि उसे परमानेंट पोजीशन मिलेगी कि नहीं और उसे हर महीने 10 युआन मिलेंगे, साथ ही जो खाने कपड़े ये सब चीज़ें वो सब्सिडीज़ में उसे फ्री मिलेंगे। यून कहती है कि इतना भी काफ़ी नहीं है, मुझे एक शर्त लगाना है। वो कहती है कि अगर 3 महीने में मैंने 10% ज़्यादा प्रॉफिट करवा दी तो मेरी सैलरी और बेनिफिट्स डबल होने चाहिए। जियांग इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है डील करते हैं। तो यून भी फिर तुरंत ही उसके साथ हैंडशेक कर लेती है। फिर इसके बाद यून एक ओल्ड लेडी को यहाँ पर काम करते हुए देखती है तो उन्हें वो ऑफ़र देने लगती है कि अगर वो शू फैक्ट्री में काम करेगी तो उन्हें वहाँ पर पैसे भी मिलेंगे और ऐसे वो अपना फ्री टाइम वहाँ पर गुजार पाएंगी। तो वो ओल्ड आंटी इंटरेस्टेड हो रही होती है। तो यहाँ पर वो जिन कहने लग जाती है कि लगता है तुम आंटी से फ्री में काम करवाना चाहती हो, इसलिए इन सभी को यहाँ पर फूल बनाने आई हो। देखो तुम्हारी बातों से कोई फूल नहीं बनने वाला। तो यून फिर गुस्सा होती है और कहती है कि लगता है तुम्हें मेरे हाथों मार खाना है। तो वो जिन कहने लगती है कि तुम सभी सोचो कि आखिर ये अचानक से डायरेक्टर कहाँ से बन गई और इतने बड़ी ऑफिस की लीडर कहाँ से बन गई। लगता है इसका उसी सिटी वाले ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा होगा, नहीं तो तुम ही लोग सोचो ऐसी विडो इनोसेंट कहाँ हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर ही आ रहा होता है और वो सेक्रेटरी को आगे जाने से रोकता है। वो जिन तो यहाँ पर यून के ऊपर इल्ज़ाम लगाए डाल रही होती है कि एक क्या उसका तो यहाँ के सारे यंग लड़कों के साथ अफेयर होगा, उन सब के साथ वो नाइट स्पेंड कर चुकी होगी। यून कहती है कि अच्छा ऐसा भी है, तो मुझे लड़कों का नाम बताओ, मैं भी तो सुनूँ वो यंग लड़के कौन है। वो लिखने के लिए रेडी होती है नाम। तो वो जिन यहाँ से भागने लगती है। तो यून उसे पकड़ के कहती है कि अब भाग क्या रही हो, जल्दी से नाम बताओ। तो वो जिंग तो यहाँ से भाग लेती है। तो यून फिर जियांग को देखकर उसे समझाने लगती है कि वो अब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए डाल रही थी, तो इसलिए मुझे उसी के तरीके से उससे बात करनी पड़ी। तो जियांग कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। तो यून फिर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया। वो तभी उसके पॉकेट में से वो बिज़नेस प्लान निकाल लेती है और कहने लगती है कि लगता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जियांग शाय फील कर रहा होता है कि वो अपनी बातें करिए। तभी वो कहती है कि तुम्हें स्वीट कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद आई ना। तो कहता है कि हाँ हाँ मुझे वो स्वीट कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो यून कहती है कि लेकिन तुम तो उससे भी ज़्यादा स्वीट हो। ये सुनकर वो पूछता है कि तुमने क्या बोली। यून कहती है कि कुछ नहीं। और फिर वो उसके साथ वॉक करते हुए यहाँ पर गाने गा रही होती है। तो उसका गाना वो इन्जॉय कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि वो क्या गाना गा रही है। तो फिर वो बता रही होती है किसी फेमस सिंगर के बारे में जो कि फ्यूचर में और भी फेमस होने वाला है। और फिर वो गाई जा रही होती है और जियांग एंजॉय कर रहा होता है। फिर इतने में एक लेडी यहाँ पर शू फैक्ट्री में अपना नाम रजिस्टर करवाने आई होती है। तो यून बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि लाओ मैं तुम्हारा नाम लिखती हूँ। तो फिर वो बताती है कि तंग शुआंग भी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उसकी जो मदर इन लॉ है ना वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देंगी। तो यून कहती है कि ठीक है मैं उनसे जाके बात करूँगी। तो ये कहती है कि नहीं नहीं उनसे मत बात करना, वो पागल है। तो यून कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। तभी जियांग यून को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी नज़रों में वही एक टॉप स्टार है। फिर हम देखते हैं कि यून जियांग को साथ लेकर जा रही होती है उसी लड़की की मदर इन लॉ से बात करने के लिए। तो यहाँ पर जियांग पूछ रहा होता है कि वैसे तुम इस काम के लिए मुझे क्यों साथ लेकर आई हो। तो फिर वो कहने लगती है कि तुम इतने हैंडसम मैन हो, इतने चार्मिंग हो, इसलिए। तो जियांग तो खुश हो रहा होता है कि ये मुझ में पक्का इंटरेस्टेड है।
और यून तो सोचती होती है कि उस लेडी ने उसे डरा दी थी ना कि उसकी मदर इन लॉ थोड़ी सी क्रेजी है, तो इसलिए वो डर के मारे इसे लेकर आई है साथ में। फिर ये दोनों मिलकर उस घर के अंदर आते हैं और ये खाली खाली घर इतना डरावना लग रहा होता है। जैसे ही यहाँ पर यांग अंदर झाँकने को करता है तो वो तो यून से भी ज़्यादा डर जाता है कि अंदर भूत है। तो यून उसे हक करके फिर शांत कर रही होती है कि डरो मत। तभी इतने में यहाँ पर वही लड़की बाहर आती है जिसे यून लेने के लिए आई थी, और यून फिर उससे पूछती है कि क्या तंगशुआंग तुम फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहोगी। तो इस पर तंगशुआंग कुछ नहीं बोल पाती है। तो वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और बताने लगती है कि मेरी मॉम ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन मेरी ग्रैंडमा बहुत गुस्से वाली है और वो इन्हें बाहर नहीं जाने देती। फिर जैसे ही इतने में तंगशुआंग की मदर इन लॉ यहाँ पर आ जाती है तो वो तो अपनी ग्रैंड डॉटर को चिल्लाने लगती है कि तुमसे अभी तक पूरा दिन से कोई क्लीनिंग नहीं हो पाई, आज तुम्हें कोई डिनर नहीं मिलने वाला है। तो यूनिस पर कुछ बोलने जा रही होती है तो वो लेडी उसे समझा देती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को यहाँ से नहीं लेके जा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे शू फैक्ट्री में काम करवाने के लिए लेकर चली जाओगी। और फिर वो तो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देती है और कह देती है कि मुझे पता है तुम्हारे कोई अच्छी इंटेंशन नहीं है और मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये लेडी यहाँ पर गॉड से प्रेयर करने लग जाती है और कह रही होती है कि आपको मुझे एक ग्रैंडसन देना ही होगा। वो कह देती है कि अगर आपने फिर से मुझे बेटी दिया ना तो मैं उसे नदी में डुबा के मार दूंगी। तो यून और जियांग को हम देखते हैं जो कि छुप कर इन लोगों को देख रहे होते हैं, और यून को तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाती है। वो कुछ बोलने लगती है तो इस लेडी को आवाज़ आती है और वो जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और हम देखते हैं कि जियांग ने जल्दी से यहाँ पर यून का मुंह बंद कर लिया होता है। तो यून फिर इस बारे में जियांग से कहती है कि आखिर हम इस चीज़ को मैनेज करने क्यों नहीं चल सकते। ये हमारे ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमें बच्चे और वुमेन को बचाना है। यही तो वुमेन एम्पावरमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और फिर यून ऐसा बोलते हुए यहाँ पीछे गिरने लग जाती है तो जल्दी से जियांग उसे बचाता है। दोनों ही बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और यून फिर सोच रही होती है कि ये उसका सुपीरियर है और उसे अपने वर्क पे फोकस रखना चाहिए। तभी इतने में अचानक से यहाँ पर वही बच्ची आ जाती है और पूछती है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। तो जल्दी से यून और जियांग दूर हो जाते हैं और यहाँ पर जियांग यून को समझा रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब रोक नहीं सकते, लेकिन ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और अभी तुम अगर जाती ना तो कुछ भी सही नहीं होता बल्कि सब खराब हो जाता। अभी तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो यून कहती है कि लेकिन हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते ना, वो जब बच्चे को पानी में फेंक के मार देगी तब क्या हम उसे अरेस्ट करेंगे। और वो ये भी कहती है कि तंगशुआंग कब बर्थ देने वाली बेबी को ये भी तो हमें नहीं पता लगने वाला ना। यून मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, पर फिर उसकी नज़र जाती है उस बच्ची पर। तो वो उसको जाकर कैंडी पकड़ाती है और उसे इस बारे में समझाती है कि तुम मेरी एक हेल्प करोगी। अगर तुम्हारी ग्रैंड माँ कभी तुम्हारी मम्मी को बुली करे ना तो तुरंत ही मेरे पास आना इस बारे में बताने के लिए। फिर फैक्ट्री की ओपनिंग हो रही होती है और यून यहाँ पर अभी को काम वगैरह समझा रही होती है और स्पीच दे रही होती है। और वो उन्हें बताती है कि सारे ही लोगों को अलग अलग काम में डिवाइड किया जाएगा और वो लोग ग्रुप में डिवाइडेड होंगे और अगर वो लोग अच्छा करेंगे तो वीकली उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो बोनस उन्हीं का ही ज़्यादा होगा। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर काम स्टार्ट हो जाता है और यून सभी को फिर शू सिलना सिखा रही होती है और उन्हें वो मैनेज कर रही होती है। तो ये सब देखकर वूजिन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने तो इस काम में पार्टिसिपेट ही नहीं करी होती है। तो वो जेलस होकर चली जाती है। तभी यहाँ पर जियांग आया होता है ये देखने के लिए और यून की तारीफ करता है कि उसने सब अच्छे से मैनेज कर लिए। यून कहती है कि क्या तुम यहाँ चेक करने आए थे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी एबिलिटीज़ पर यकीन था, मैं तो बस सभी को देखने आया था। फिर इतने में वही बच्ची यहाँ पर आ जाती है और वो रोते हुए यून को इस बारे में बताने लगती है कि आप जल्दी से मेरी मॉम को बचाने चलो, वो मर रही है। वो बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ ने ज़बरदस्ती उसकी मॉम को कोई मेडिसिन पिला दी है। फिर हम उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि ज़बरदस्ती अपनी डॉटर इन लॉ को कोई तरीके का मेडिसिन पिलाई जा रही होती है, जबकि उसका खून बह रहा होता है, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। पर वो यहाँ गॉड से बोली जा रही होती है कि उसे एक बेटा दिला दो। तभी जल्दी से यहाँ पर यून और उसके सारे टीम मेंबर्स पहुँच जाते हैं और वो लोग दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं पर वो नहीं खोल रही होती है। तो यून यहाँ पर पैर से दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और वो उस क्रेजी ओल्ड वुमेन को रोकते हुए यहाँ से तंगशुआंग को हॉस्पिटल भिजवाती है। और फिर वो लोग वापस आते हैं और यून को इस बारे में बताते हैं कि तंगशुआंग की जान तो बच गई है लेकिन उसका बच्चा मर गया। ये सुनते के साथ ही वो क्रेजी लेडी यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर्च्यून टेलर ने तो बोला था कि उसका बेबी सेफली हो जाएगा। वो कहती है कि लड़का हुआ या लड़की। तो यून से गुस्से में चिल्लाती है कि तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से तुम्हारा जो होने वाला ग्रैंडसन था वो मर चुका है।
तो अभी ये लेडी तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने के बजाय इन्हीं लोग को ही ब्लेम कर रही होती है। तो यून को ये सब सुन के गुस्सा आ रहा होता है, वो यहाँ से बाहर जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ फैक्ट्री में सारी लेडीज़ आपस में तंगशुआंग और उसकी मदर इन लॉ के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उन सभी का यही माइंड चल रहा होता है कि अगर वो लोग एक बेटे को बॉर्न नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। अभी इतने में यून यहाँ पहुँच जाती है तो लोग कहते हैं कि तुम हमारे पैसे मत काटना, हम लोग तुरंत ही काम कर रहे हैं। तो यून कहती है कि अभी के लिए सब अपना काम रखो, मुझे अभी ट्रेनिंग देनी है। फिर वो इन सभी को इस बारे में पूरा डिटेल समझा रही होती है कि एक बेबी के बॉर्न होने में एक लेडी बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकती है कि उसका बेटा होगा या बेटी। तो फिर इन सभी को ये सारी डिटेल जानने के बाद समझ में आता है कि यानी इसमें लड़कियों की बिल्कुल गलती नहीं है। यून इन लोग को समझाती है कि इसलिए अपनी किस्मत अपने हाथ में रखनी चाहिए और सभी लेडीज़ को पैसे कमाकर खुद पे डिपेंड होना चाहिए। तो सभी को यून की बातें समझ आती है और वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि जियांग भी बाहर खड़े होकर यून की ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है। फिर इसके बाद यून घर पे बुक पढ़ते हुए यहाँ बैठी होती है तो चैन और शाओ दोनों ही उसे देख रहे होते हैं और आपस में वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि मॉम ने आखिर अपने फेस पर इतने सारे वेजिटेबल्स क्यों लगाई हुई है। तो शाओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम को कोई लवर मिल गया है। तभी इतने में यहाँ पर सो आता है और कहता है कि मुझे पता है, और वो तुरंत ही जाकर यून से पूछने लगता है कि मॉम आप हर रोज़ पढ़ाई करती रहती हो और अपने फेस पर भी ध्यान देती हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर इन लॉ भी एग्ज़ाम देने जाने वाली है, तो आपको फिक्र है कि वो अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी, इसलिए आप उनकी जगह यूनिवर्सिटी जाकर एग्ज़ाम देने चाहती है ना। देखो मॉम, आप मुझे सच बता सकती हो, हम लोग फैमिली है। तो यून फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसे पीटना शुरू कर देती है और वहाँ शाओ और चैन छुप कर देख रहे होते हैं और वो लोग तो काफ़ी डर गए होते हैं। फिर जो जब बाहर बैठकर काम कर रहा होता है तभी वेवे उससे मिलने आई होती है, तो उसे देखकर वो उसके पास जाने वाला होता है। तो यहाँ पर शाओ से समझाने लगती है कि लास्ट टाइम उसने तुम्हें फ्रेम करी थी ना, तुम उससे कैसे मिलने चाह रहे हो। तो जो कहता है कि वो नहीं, उसकी सिस्टर ख़राब है। और फिर वो जल्दी से यहाँ पर वेवे से बात करने के लिए बाहर आ जाता है। वो उसे अपने बारे में बता रही होती है कि उसकी सिस्टर इन लॉ का भी बच्चा हुआ है और वो फैक्ट्री में काम करना चाहती है, पर उसके जो भाई है वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस बात पर फिर जो को भी गुस्सा आ रही होती है कि वो हर दिन उसे मारता पीटता रहता है, पता नहीं अपने आप को कैसे वो सही समझ सकता है। तो यून कहती है कि थोड़ा स्लो बोलो। तो जो कहने लगता है कि मेरी मॉम तो ऐसे एक नहीं बल्कि 10 मैन को भी मार सकती है। तो वे खुश होकर कहती है कि आंटी सच में इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। फिर तभी इतने में यहाँ पर जियांग आया होता है तो जो से पूछने लगता है कि अंकल जियांग, क्या आप यहाँ पर मेरी मॉम से मिल रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तो मेरे बदले में अपनी मॉम को ये कैसेट टेप दे देना। और ये देकर फिर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे यूनुस कैसेट टेप में सॉन्ग सुन रही होती है और वो खुश हो रही होती है कि मैंने बस उसे एक ही बार में अपने फेवरेट सिंगर के बारे में बताई और उसे याद था और उसने मुझे ये दे दिया। वो सच में कितना इनोसेंट और कितना ज़्यादा क्यूट भी है। फिर वो सोचती है कि लेकिन मैं 37 ईयर्स की हूँ और वो 34 ईयर्स का है, मैं उससे काफ़ी बड़ी हूँ। फिर वो सोच रही होती है कि वैसे वो हैंडसम भी है, लेकिन मैं ऐसे टाइप की नहीं हूँ जो कि एक ही के साथ बन जाऊँ। मुझे तो बहुत सारे हैंडसम मैन पसंद है और ये ज़माना तो काफ़ी पुराना था जहाँ पर मैं उसके साथ ऐसे खेल भी नहीं सकती हूँ। फिर तभी इतने में ओल्ड लेडी यहाँ पर उसे बताने के लिए आती है कि तंगशुआन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो यून कहती है कि ये तो अच्छी न्यूज़ है ना। तो वो बताती है कि लेकिन वो बहुत सारे लोग के साथ यहाँ तुम्हारे घर के सामने आ रही है। तो यून बाहर जाती है और इन लोगों को लग रहा होता है कि वो लोग फाइट करने आ रहे हैं, पर यहाँ पर तंगशुआन का भाई तो उसे थैंक्स करने के लिए ब्रेवरी वाला बैनर दे रहा होता है और तंगशुआन यहाँ पर उसके वो काफ़ी थैंक्स बोल रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, नहीं तो वो फैमिली तो मुझे कब का मार चुके होते, इसलिए अब मैं उन लोगों को छोड़कर आ गई हूँ और मैं यहाँ अब अपने लिए एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। फिर वापस से यहाँ पर काम शुरू हो जाता है और इन सभी को अच्छे से हैंडल कर रही होती है। वो लोग थोड़ा भी कुछ और चीज़ में ध्यान देने लगते हैं तो वो टाइम पर उन्हें समझाती है कि उन्हें सिर्फ काम करना है। फिर इन लोगों का काम काफ़ी अच्छा चल रहा होता है और कुछ सामान की ज़रूरत होती है, तो यून यहाँ से फिर मार्केट जाती है लेने के लिए। और तभी यहाँ जियांग के साथ कोई और ऑफिसर चेकिंग के लिए आया होता है और वो लोग यहाँ पर यून को बुला रहे होते हैं क्योंकि वही तो यहाँ की मेन डायरेक्टर है। तो यून के बजाय यहाँ पर तंगशुआन मैनेज कर रही होती है और वो बताती है कि डायरेक्टर ने उसे मैनेजर बनाई है। तो जो ये नया ऑफिसर आया होता है वो इन लोग को बहुत ज़्यादा ही कम समझ रहा होता है और वो शाओ को यहाँ काम करते हुए देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन क्या कर रही है, इसे तो घर पे रहना चाहिए। तो फिर ये लोग बताने लगते हैं कि यही तो डायरेक्टर यून की डॉटर इन लॉ है और ये अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देने वाली है। ये सुनकर ये बंदा और गुस्सा हो जाता है कि एक तो ये प्रेग्नेंट है, ऊपर से ये एग्ज़ाम देगी, ये बिल्कुल ही ख़राब है। ये सभी सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने को करते हैं, तो फिर वो डर जाता है।
इसके बाद इन लोगों का यहाँ ब्रेक टाइम में डांस चल रहा होता है। तो इस बात से उस ऑफिसर को बड़ी तकलीफ हो रही होती है कि ये लोग काम को छोड़ के देखो यहाँ पर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जियांग इस बारे में समझाने लगता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। आगे ये लोग अच्छे से हेल्दी रहेंगे तभी तो अच्छे से काम कर पाएंगे। और वो वापस इन लोग के लिए म्यूज़िक चालू कर देता है, तो सभी डांस करके खुश हो रहे होते हैं। फिर जैसे यहाँ पर यून पहुँचती है तो सभी खुश जाते हैं कि डायरेक्टर आ गई है। फिर वो इन लोगों को बोनस देने के लिए पैसे लेकर आई होती है। फिर यहाँ पर वो ऑफिसर जियांग और यून के साथ इस बारे में बात करने के लिए बैठता है और वो यून को जो भी बोल रहा होता है यून को बहुत गुस्सा आई जा रही होती है। तो फिर वो अपना कुछ लिखने लग जाती है। तो जियांग ये देखकर खुश होता है कि जो उसने पेन गिफ्ट किया था वही पेन वो यूज़ कर रही है। फिर इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी जियांग को बुलाने के लिए आता है कि वाटर पम्प जो है वो ख़राब हो गया है तो वो आके फिक्स कर दे। तो जियांग यून से कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यून इस ऑफिसर से बातें कर रही होती है और इन दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी लड़कियों के खिलाफ वाली बातें कर रहा होता है और सिर्फ मैन को ही ऊपर समझ रहा होता है। तो यूनिस पर उसे काफ़ी चीज़ें समझा रही होती है पर वो नहीं समझ रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर वूजिंग आ जाती है और कहने लगती है कि लीडर आखिर आप इससे क्या बहस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है। यून फिर सोच लेती है कि इन लोगों से बात करके कोई मतलब नहीं, वो यहाँ से चली जाती है। और फिर वो देखती है कि वूजिंग का जो भाई है वो फिर से अपनी वाइफ को मार रहा होता है। तो ये सीधा उसे चप्पल फेंक के मारती है और उसकी वाइफ को समझाने लगती है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है कि वो क्या करना चाहती है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। तो फिर वो अपनी वाइफ को समझाने लगता है कि तुम कह दो कि तुम कोई फैक्ट्री में काम करने नहीं जाओगी। यूनी से समझाती है कि देखो तुम फैक्ट्री में काम करोगी ना तो तुम खुद के लिए पैसे कमा पाओगी। तो वो कहती है कि क्या सच में, फिर तो मैं ज़रूर काम करना चाहती हूँ। तभी इतने में वो ऑफिसर यहाँ पर पहुँच जाता है और वो यून से कहने लगता है कि वो उसको डायरेक्टर की पोजीशन से हटा रहा है और वो अब उसे यहाँ पर काम करने देगा ही नहीं। तो यून कहती है कि ये शू फैक्ट्री का बिजनेस मैंने स्टार्ट करी थी। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तुमसे ज़्यादा अवेयरनेस वाली तो वूजिंग है, उसे तुमसे ज़्यादा पता है, इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि वही अब इस पोजीशन पर काम करेगी, तुम नहीं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वूजिंग सारी लेडीज़ को बता रही होती है कि अब वो यहाँ की डायरेक्टर बन गई है और यून को उसने रिप्लेस कर चुकी है। तो ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वूजिंग इन लोग से कह रही होती है कि अगर अब तुम लोग ने ठीक से काम नहीं करे ना तो यहाँ से मैं तुम लोग को निकाल दूंगी। फिर इसके बाद यून घर पे अपसेट बैठी होती है तो उसके दोनों बेटे चैन और जो उससे इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि मॉम आज आपको क्या हुआ है। शाह भी कह रही होती है कि मॉम आज आप बहुत अपसेट दिखाई दे रही हो। फिर तभी इतने में इन लोग के घर पे वे आ जाती है और वो रोते हुए बताने लगती है कि मेरे भाई ने मेरी सिस्टर इन लोग को बहुत मारा और उसका बहुत खून भी बह रहा था पर भाई ने सीरियसली नहीं लिया और अब वो बेहोश हो गई है। फिर यून यहाँ से सीधा पार्टी के सेक्रेटरी से बात करनी चाहती है और उसे वो वेवे की सिस्टर इन लॉ की कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है। तो उससे पता लगता है कि असल में उसकी सर्जरी हो गई है और अब वो कभी मॉम नहीं बन सकती है। यून को तो ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी को कॉल आती है और वो यून को बताता है कि असल में वूजिंग और उसके भाई ने दोनों ने मिलकर यून के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए कि ये काम यून ने उससे करवाई है, सिर्फ उसे अपनी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ज़बरदस्ती। अब यून तो यहाँ इतने बड़े केस में फंस जाती है और वो सोचती है कि इस ज़माने में तो लॉयर भी नहीं होते थे तो अब इसके लिए कौन फाइट करेगा। फिर हम देखते हैं जियांग को जो कि यहाँ यून की फिक्र करते हुए आया होता है और उसे जब इस बारे में न्यूज़ मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और तुरंत ही वो यून से मिलने पहुँचता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो तुरंत हक कर लेता है। तो यून फिर इस बारे में उससे बात करती है कि वो उसकी फ़िक्र कर रहा था। यहाँ पर वो समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, ये बैटल फील्ड मेरा है ना, मैं देखना हर मुश्किल से बाहर आ सकती हूँ। और फिर ये लोग साथ में काउंटी मैजिस्ट्रेट से मिलने जाते हैं जो कि यहाँ पर पहुँचता है। तो उसके साथ में वो ऑफिसर भी आया होता है जो कि यून के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है पर यून भी अपनी तरफ से अच्छे से बातें बोल रही होती है और उसके पॉइंट बिल्कुल सही भी होते हैं। फिर इतने में यहाँ पर यून के सारी टीम की लेडीज़ यहाँ पर आ जाती है और वो लोग काउंटी मैजिस्ट्रेट को बताने लगते हैं कि यून ने कुछ भी नहीं करी है, वो तो बिल्कुल इनोसेंट है और उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। वो बताती है कि हम सारी लेडीज़ ने फिंगरप्रिंट लगाए जिससे आप समझ सकते हैं कि हम सभी उसके साथ हैं। और यहाँ पर तंगशान तो बैनर भी लेकर आई होती है और बताने लगती है कि यून की वजह से तो मेरी जान बच पाई है। तो वो ऑफिसर जो कि इसके खिलाफ था वो कहने लगता है कि ये सब झूठ बोल रही हैं। तो यून इन लेडीज़ को शांत कराती है कि आप लोग आराम से बैठ जाओ और वो इंतज़ार कर रही होती है अपने बेटे का। और तभी उसके दोनों बेटे चैन और जो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। असल में यून ने उन लोग को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भेजी थी कि वो लोग जाकर हॉस्पिटल से पता करके आए कि कैसे विवेक की सिस्टर इन लॉ को सर्जरी के लिए फोर्स किया गया और वो लोग अभी यून के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। फिर इस एविडेंस की यहाँ पर चेकिंग चल रही होती है और वो ऑफिसर कह रहा होता है कि नहीं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए डाल रहे हैं, मैं इसमें नहीं मिला हुआ था। तभी यहाँ पर वे भी आ जाती है और वो सब सच बता देती है कि उसने अपनी आंखों से देखी थी कि ये ऑफिसर ने
कैसे उसके भाई और सिस्टर को मनाया था ताकि उसके सिस्टर इन लॉ को वो लोग सर्जरी के लिए फोर्सली लेकर जाएं। और वो बता देती है कि इसमें तो आंटी यून का कोई हाथ नहीं है बल्कि इस ऑफिसर का है। तो भी फिर यहाँ पर ये मनाने लगता है कि आप पेशेंट से खुद ही पूछ लो, वो बता देगी। तो ये लोग हॉस्पिटल में फिर उसी को कॉल करते हैं, पर यहाँ पर वो पेशेंट तो सच बताना चाह रही होती है, पर यहाँ पर वो जिंग और उसका भाई दोनों यहाँ जल्दी से फ़ोन लेकर काउंटी मैजिस्ट्रेट को झूठ बताते हैं कि इस सब के पीछे यून का ही हाथ है। फिर वो जब वापस आते हैं तो यून को बताते हैं कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और वो लोग तो उसे अरेस्ट करवा रहे होते हैं। पर तभी टाइम पर यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो बताता है कि उसका ऑफिसर बेबी की सिस्टर इन लॉ तक पहुँच गए और अब वो उसके मुँह से सच सुनेंगे। फिर जब यहाँ पर ऑफिसर बंदूक लेकर आता है तो वो जिंग और उसका भाई डर जाते हैं, और यहाँ पर इस लड़की को फिर फ़ोन पे बात करने मिल जाता है और वो सब सच बता देती है कि यून का इसमें कोई हाथ नहीं है, और उसका नेम क्लियर हो जाता है। यून का नेम क्लियर होने के बाद उसे फिर कंपेंसेशन भी मिलता है और वो वापस अपनी फैक्ट्री की डायरेक्टर बन जाती है और यहाँ पर काम करने पहुँचती है। और फिर वो सभी को गुड न्यूज़ सुना रही होती है कि उन लोगों का काम अब और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब वो लोग पूरा शूज़ रेडी करके बेचने वाले हैं। फिर वो सिलाई मशीन लाकर पूरा उन लोगों को शूज़ को सिलना सिखा रही होती है। दूसरी ओर हम जियांग को देखते हैं, जिसके डैड यहाँ पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो उनके बॉडीगार्ड को कहाँ हॉस्पिटल भेजा हुआ था। वो उसे डांट रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि ये सब का यूज़ पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं किया जाता है। तो जियांग कहता है कि उसने किसी की हेल्प करने के लिए यूज़ किया, उसकी कलीग को फंसाया जा रहा था और इसलिए वो ऐसे देखता नहीं रह सकता था। वो कहता है कि आप इसके लिए मुझे मारना चाहे तो मार सकते हैं, तो फिर उसके डैड नहीं मारते। और दूसरी तरफ यहाँ पर यून का फिर शूज़ बना के रेडी हो जाता है तो वो खुश होती है, और फिर यहाँ पर यून कुछ शूज़ सैंपल्स के लिए बनवा कर लेकर जाती है इसे बेचने के लिए, डील करने के लिए। और वहाँ पर उसके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे काफ़ी सारे शूज़ का ऑर्डर दे देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग जहाँ पर रहता है, यून स्पेशली उसका घर ढूंढ कर उस तक पहुँच जाती है, तो उसे इस बारे में बताती भी है। तो वो सोचता है कि वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है जैसे मैं सोच रहा हूँ। यून फिर उसके पास आती है और उसे वो शूज़ दे रही होती है और कहती है कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई, तो पहन के ट्राई करो। तो फिर वो ट्राई करता है तो उसे बहुत पसंद आते हैं। वो उसके टैलेंट की तारीफ़ करने लगता है, तो यून कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा चीज़ें जानती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके करीब आ रही होती है और फिर वो उसे खाना बना कर देती है। तो जियांग कहता है कि तुम ये सब की बात कर रही थी, तो यून कहती है कि तो क्या। फिर वो उसका खाना टेस्ट करके भी कहता है कि सच में तुम्हारी कुकिंग भी अच्छी है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और यून तो थोड़ी सी ड्रिंक में बहुत ड्रंक हो जाती है और फिर वो उसे हक करते हुए बताने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा चार्मिंग हो। तब यहाँ पर यून के नज़दीक आने से जियांग को अपनी एक्स वाइफ याद आ रही होती है, तो फिर वो उसे दूर करता है और कहने लगता है कि मेरी एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पर मेरे डैड कुछ झूठे इल्ज़ाम में फंस गए थे और फिर मेरी फैमिली कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स लेकर चली गई थी और हमारा रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद मेरी फैमिली कंडीशन ठीक हो गई। तो यून ये सुनकर खुश होती है और कहती है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है। वो उसे समझाने लगती है कि लाइफ में उसे जो भी चीज़ चाहिए उसे उसके लिए ट्राई करना होगा, नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो फेल हो रहा है या फिर उसे सच में वो चीज़ मिल जाएगी। और फिर जियांग से बातें करते हुए यून उसके ऊपर वॉमिटिंग कर लेती है। फिर मॉर्निंग में जब यून की नींद खुलती है तो उसके कपड़े चेंज होते हैं और वो खुश होने लग जाती है कि क्या उसके और जियांग के बीच में कुछ हुआ होगा। तभी वो यहाँ पर आकर उसे बता देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और कल रात तो ये कपड़े भी उसने खुद चेंज करी है। तो वो सोचती है कि सच में इतना अच्छा मौका उसने गवा दिया। यून कहती है कि ठीक है, तुम्हारे ये कपड़े मैं बाद में धोने के बाद वापस कर दूंगी। तभी इतने में जियांग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। यून ये सुनकर शौक होती है और कहती है कि लेकिन मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि कल रात ही तुमने मुझसे समझाई थी कि मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे उसके लिए ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैं ब्रेवली अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता रहा हूँ। पर यून इसका ठीक से जवाब नहीं देती है और जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। फिर नेक्स्ट से हम देखते हैं कि यून को इस बारे में पता चल जाता है कि जो उसे रिवॉर्ड वाले पैसे मिले थे वो तो असल में जियांग ने अरेंज करवाए थे। तो ये गुस्सा होती है कि उसे क्या डर नहीं है कि मैं ये पैसे लेकर भाग जाती तो। यून इसको फिर जियांग को रिटर्न करने आती है, तो वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और चीज़ नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैंने ये तुम्हें दिया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बस कुछ ना कुछ करना चाहता था। यून कहती है कि तुम अगर मेरे लिए सच में इतने सीरियस हो तो तुम क्या पहले मुझे जानते भी हो मैं कैसी हूँ। तो फिर वो कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, जब तुम यंग थी तभी तुम्हारी शादी हो गई थी और फिर तुम्हारे 2 बच्चे भी हो गए और तुम 20 एज में भी विडो हो गई थी और तुमने अपने बच्चों को अकेले पाली हो। तो यून कहती है कि फिर तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। फिर यून अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि वो तो इतनी बड़ी प्लेयर रह चुकी है। फिर यहाँ पर वो जियांग को ऐसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसे किस कर लेती है और फिर उसे रोक कर समझाती है कि मैं कुछ ज़्यादा खो गई थी
वो उसे कहती है कि अभी वो उसे हाँ नहीं बोल रही है, वो उसके परफॉर्मेंस के बाद ही डिपेंड करेगा। जियांग इसके लिए मान जाता है तो यून उसके गाल पे किस करके फिर चली जाती है। और तभी जियांग की एक्स वाइफ यून को देख लेती है और वो इस बारे में फिर जियांग से आकर पूछती है कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशन में। तो वो सब क्लियर करता है कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, तुम मुझे ऑलरेडी छोड़कर जा चुकी थी और अब मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ में अब कोई आ चुकी है। और वो फिर यहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं तो जियांग की एक्स वाइफ को गुस्सा आती है क्योंकि अब तो वो अमीर हो चुका है, तो वो उससे वापस शादी करना चाहती है। इसलिए वो यून को उसकी लाइफ से निकालने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करने लगती है, यून का बिजनेस खराब करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उसके डैड बहुत ही अमीर है। तो ये चीज़ जब जियांग देखता है तो वो यून से सॉरी कहता है कि ये उसकी एक्स वाइफ है और वो उसे हैंडल करेगा। तभी इतने में यून यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ के सामने जियांग को किस कर लेती है और वो सोच रही होती है कि इस ज़माने में तो किस करना बहुत ही बड़ी बात होती थी। और ये देखकर उसकी एक्स वाइफ और जेलस हो जाती है और फिर यून जियांग से कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगी। और फिर वो ये सारे शूज़ को यहाँ खुद ही रोड पर लगा के बेचना स्टार्ट करती है और उसकी बेचने की स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि ये सारा बिक जाता है। और फिर वो हर बार ऐसे ही करने लग जाती है और उसका काम तो और भी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। और अब तो उसके शूज़ के डिमांड इतने बढ़ गए होते हैं कि उन लोग की सेल्स इतनी अच्छी हो रही होती है। और यून जियांग के साथ सीक्रेट डेटिंग रिलेशनशिप में भी होती है, पर जियांग की एक्स वाइफ अभी भी हार नहीं मानती और अब तो वो जियांग और यून दोनों को ही बर्बाद करने के लिए यून को कोई चीज़ में फंसा देती है। पर जियांग की मदद से अपनी एक्स वाइफ के साथ झूठा नाटक करता है कि वो उससे अब शादी करने के लिए रेडी है। तो वो बड़ी खुश हो जाती है और उसके साथ वो सारा सच बता देती है कि कैसे उसने यून को फंसाई। और फिर ये सारी बातें स्पीकर में सब कोई सुन लेता है और ये शौक होती है कि जियांग तुमने मुझे धोखा दिया। फिर इसके बाद इसे तो अरेस्ट करके लेके जाया जाता है और यून का नेम क्लियर होता है। फिर हम देखते हैं कि यून जियांग से मिलने जाती है और उसे वो बताती है कि वो उसे अपना ओनली 1% बनाना चाहती है, अब वो उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचने वाली। और वो पूछती है कि बताओ तुम मेरे साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो। तो जियांग उसे तुरंत ही हाँ बोलता है। यून कहती है कि फिर हमें पहले इसके लिए स्टैंप लगाना होगा और वो तुरंत ही उसे किस करती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।